हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान जीके, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान को हमारा राजस्थानी भाषा, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। एक वीडियो आ चुका है और उसमें मैंने 30 प्रश्न लिए थे। आज ये दूसरा वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका जो ये वाला पार्ट है, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, इसे मैंने राजस्थान बोर्ड की किताबों से कंप्लीट पढ़ाया है। कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो राजस्थान बोर्ड की एसएसटी की किताबें हैं, उन्हें मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। और राजस्थान का जीके मैं पढ़ा रही हूँ। जो आपके टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में, तो 2 टॉपिक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जिसमें पहले टॉपिक में मैंने राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में पढ़ाया था और दूसरे में राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में पढ़ाया है। जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, 25 फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में आपको पढ़ना है और मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी प्रश्न मैं करवा रही हूँ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो अंत तक बने रहिए और प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उन खनिजों का नाम बताइए जो राजस्थान में 100% उत्पादित होते हैं। पहला विकल्प है जैस्पर और वेलस्टोनाइट, दूसरा है बॉक्साइट और बोवेनाइट, तीसरा है एवेल्सोनाइट और एकेन्थाइट, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर बहुतायत में खनिज प्राप्त होते हैं। अब वह खनिज बताने हैं जो 100% उत्पादित होते हैं, तो वह है जैस्पर और वेलस्टोनाइट। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है? पहला विकल्प है नीमू चाना, दूसरा है भगत, तीसरा है जकात, और चौथा है मेवाड़ पुकार। तो कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है? तो वह है मेवाड़ पुकार। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यह भील जनजाति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है। यह आंदोलन राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। और किसान आंदोलनों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया भी है, जिसने भी वीडियो देखी है उसको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में कौन सा लक्खी मेला के लिए प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है करौली देवी मेला, दूसरा है खाटू श्याम जी का मेला, तीसरा है दोनों एक और दो, और चौथा है राम देवरा मेला। तो राजस्थान में कौन सा लक्खी मेला के लिए जाना जाता है? तो करौली देवी मेला और खाटू श्याम जी का मेला, यानी दोनों एक और दो। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। करौली देवी का मेला करौली जिले में लगता है और खाटू श्याम जी का मेला ये सीकर जिले में लगता है। तो ये आपको याद रखना है, और ये दोनों ही लक्खी मेला के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रियासत संयुक्त राजस्थान के साथ ग्रेटर राजस्थान में शामिल थी? पहला विकल्प है सिरोही, दूसरा विकल्प है अजमेर, तीसरा है जैसलमेर, और चौथा है माउंट आबू। तो कौन सी रियासत संयुक्त राजस्थान के साथ ग्रेटर राजस्थान में शामिल थी? तो वह है जैसलमेर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ग्रेटर राजस्थान के बारे में क्या याद रखना है? इसका जो स्थापना हुई थी इसकी 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जयपुर में की गई थी। और इसमें रियासतें कौन कौन सी थी? बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, और पूर्वी राजस्थान संघ उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। बीकानेर इसकी राजधानी जयपुर बनाई गई थी। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह, राज्य प्रमुख महाराजा मान सिंह, और उप राज्य प्रमुख महाराव भीम सिंह को बनाया गया था।
राजस्थान का जो एकीकरण है वह 7 चरणों में पूरा हुआ है और एकीकरण से संबंधित प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे, तो याद रखिएगा। इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। पहला विकल्प है कमली घाट सुरंग, दूसरा है बोरीलाल सुरंग, तीसरा है देवरी देबारी सुरंग और चौथा है, यहाँ पर होगा देबारी, और चौथा है डीडवाना इंद्रवा टनल। तो राजस्थान में सबसे लंबी रेलवे सुरंग पूछी गई है डीडवाना इंद्रवा टनल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न सभी महत्वपूर्ण हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्यक्रम बंजर भूमि विकास कार्यक्रमों से संबंधित है? पहला है राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण प्रसार कार्यक्रम, दूसरा है हरित राजस्थान योजना। ये जो हरित है यहाँ गलती से लिख गया है, यहाँ पर ये हरित है दूसरे विकल्प में, हरित राजस्थान योजना। दूसरा है मेवात क्षेत्र विकास योजना और चौथा है कमांड क्षेत्र विकास योजना। तो राजस्थान मरुस्थलीकरण प्रसार कार्यक्रम पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि कौन सा कार्यक्रम बंजर भूमि विकास कार्यक्रमों से संबंधित है, तो राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण प्रसार कार्यक्रम पहला विकल्प इसमें सही है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? पहचान किए गए रेगिस्तानी क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन आधार के कायाकल्प के माध्यम से सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना और मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करना। तो पहला विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना बतानी है। पहला है भरतपुर नहर परियोजना, दूसरा है गंग नहर परियोजना, तीसरा है बांकली नहर परियोजना और चौथा है गुड़गांव नहर परियोजना। तो गंग नहर परियोजना राजस्थान की सबसे पुरानी सिंचाई नहर परियोजना है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, गंग नहर परियोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमार राजवंश ने राजस्थान के किन हिस्सों पर शासन किया? पहला विकल्प है जालोर, दूसरा है बांगड़, तीसरा है आबू सिरोही और चौथा है उपरोक्त सभी। तो परमार राजवंश ने राजस्थान के किन हिस्सों पर शासन किया, ये पूछा गया है। तो परमारों की अलग अलग शाखाएं थीं, जैसे आबू के परमार, मारवाड़ के परमार, सिंध के परमार, गुजरात के परमार, बाग के परमार, मालवा के परमार, जागलौर के परमार और वांगड़ के परमार। और सबसे प्रमुख थे आबू के परमार और मालवा के परमार। अब इसमें पूछा गया है कि किन हिस्सों पर शासन किया, तो इन सभी हिस्सों पर शासन किया, उपरोक्त सभी। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने चित्तौड़ में सिसोदिया राजवंश की नींव रखी? पहला है महाराणा कुंभा, दूसरा है राणा उदय सिंह, तीसरा है महाराणा प्रताप और चौथा है राणा हमीर। तो किस शासक ने चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव रखी थी? तो वह है राणा हमीर। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इन्होंने चित्तौड़ में सिसोदिया राजवंश की नींव रखी थी। और जो कीर्ति स्तंभ है उसमें हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है और राणा हमीर के बाद मेवाड़ के सभी शासकों को महाराणा कहा जाने लगा था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणगौर उत्सव के दौरान किस देवी की पूजा की जाती है? पहला विकल्प है लक्ष्मी, दूसरा है संतोषी, तीसरा है गौरी और चौथा है दुर्गा। तो गणगौर उत्सव के दौरान माँ गौरी की पूजा की जाती है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, गौरी यानी कि पार्वती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, खोलवी की गुफाओं को राजस्थान के एलोरा के रूप में जाना जाता है।
अब आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी गुफाएं हैं जो राजस्थान के एलोरा के रूप में जानी जाती हैं, तो खोलवी की गुफाएं। पूछा क्या जा रहा है, यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पहला है बाड़मेर, दूसरा है झालावाड़, तीसरा है नागपुर और चौथा है भरतपुर। तो खोलवी की गुफाओं को राजस्थान के एलोरा के रूप में जाना जाता है। यह राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा पक्षी अभयारण्य विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है? पहला विकल्प है घाना पक्षी अभयारण्य भरतपुर, दूसरा है कनक सागर पक्षी अभयारण्य दुगारी, तीसरा है सरिस्का अभयारण्य अलवर और चौथा है वन विहार अभयारण्य धौलपुर। तो राजस्थान का कौन सा पक्षी अभयारण्य विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है? तो वह है घाना पक्षी अभयारण्य भरतपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गीत गोविंद के लेखक जयदेव निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? पहला विकल्प है बंगाल के लक्ष्मण सेन, दूसरा है पृथ्वीराज चौहान, तीसरा है गोपाल और चौथा है हर्ष। तो प्रसिद्ध गीत गोविंद के लेखक जयदेव। अब आपसे पूछ लिया जाए कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं। ये किसके दरबारी कवि थे? ये दरबारी कवि थे बंगाल के लक्ष्मण सेन के। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है साबी नदी के तट पर उस स्थल का नाम क्या था जहां राजस्थान की प्राचीन सभ्यता बसी हुई थी? पहला है गिलूंड, दूसरा है जोधपुरा, तीसरा है नागरी और चौथा है बरौर। तो साबी नदी के तट पर उस स्थल का नाम था जोधपुरा। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। साबी नदी जो है ये राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली राज्य से होकर बहने वाली एक अल्पकालिक वर्षा आधारित नदी है। यानी वर्षा के समय में इसमें पानी रहता है, फिर ये सूख जाती है और यह दिल्ली में यमुना में गिरती है। तो ये भी याद रखिएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी बता देती हूँ। गिलूंड जो है ये राजसमंद जिले में एक पुरातत्व स्थल है। यह बनास नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। नागरी बनास की एक सहायक नदी बेड़च नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। बनास की सहायक नदी है बेड़च और उसी के ये दाहिने किनारे पर स्थित है नागरी। और बरौर राजस्थान के गंगानगर जिले की अनूपगढ़ तहसील में सरस्वती नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। और सरस्वती नदी का जो आधुनिक नाम है घग्गर, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई? पहला विकल्प है अभय सिंह, दूसरा है मुंज, तीसरा है प्रताप सिंह और चौथा है राव जोधा। तो कवि वृष की उपाधि दी गई थी मुंज को। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मुंज जो थे ये परमार वंश के शासक थे और इन्हें वाकपति मुंज के नाम से भी जाना जाता है। तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी बता देती हूँ। अभय सिंह तो ये अजीत सिंह के पुत्र थे। खेजड़ली की घटना इनके शासनकाल में हुई थी, अभय सिंह के शासनकाल में। और खेजड़ली की घटना के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो अमृता देवी बिश्नोई है उनका संबंध खेजड़ली की घटना से है। उन्होंने खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई, उनके पति और बेटियों सहित गांव के अन्य लोग थे, यानी कुल 363 लोग थे जिन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी। तो ये इनके शासनकाल में हुई थी। अभय सिंह के शासनकाल की ये घटना है, तो याद रखिएगा। प्रताप सिंह, इनका पूरा नाम प्रताप सिंह बारहट है और इनका जन्म उदयपुर में हुआ था। ये राजस्थान के एक कार्यकर्ता थे, तो ये आप याद रखिएगा। और राव जोधा ये राव रनमल के पुत्र थे और इन्होंने राणा कुंभा के साथ अवल बावल संधि की थी। तो इतनी जानकारी आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ? पहला विकल्प है 1570 ईस्वी, दूसरा है 1569 ईस्वी, तीसरा है 1567 ईस्वी और चौथा है 1575 ईस्वी। तो चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था 1567 ईस्वी में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है चित्तौड़गढ़, दूसरा है अजमेर, तीसरा है नागौर और चौथा है जयपुर।
तो चल फिर शाह की दरगाह ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि अजमेर में किसकी दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली क्या है? पहला विकल्प है तारागढ़ की दीवारों के बड़े बुर्जों के नाम, दूसरा है मारवाड़ में लोक परंपरा के अनुसार गोत्र में जातियों के नाम, तीसरा है मेवाड़ के भीतरी इलाकों में महिलाओं द्वारा पहनने वाले कपड़ों के नाम और राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम। तो घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली ये क्या है? तारागढ़ जो अजमेर में किला है, तारागढ़ किला कहाँ पर है? अजमेर में है, तो उसकी दीवारों के जो बड़े बुर्जे हैं उनका नाम है ये। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? पहला विकल्प है दिल्ली, दूसरा विकल्प है अलवर, तीसरा है बीकानेर और चौथा है सीकर। तो चरणदासी संप्रदाय इसकी स्थापना किसने की थी? चरणदास जी ने की थी और चरणदास जी का जन्म अलवर में हुआ था। इनका जो वास्तविक नाम था वह रंजीत सिंह था। अब इसमें क्या पूछा गया है? प्रधान पीठ पूछी गई है, तो वह दिल्ली में स्थित है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागौर का भूगांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? पहला है पैंच वर्क के लिए, दूसरा है मिट्टी के खिलौने के लिए, तीसरा है जूट पट्टी के लिए और चौथा है लोहे के औजारों के लिए। तो नागौर का भूगांव ये मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? पहला विकल्प है कुंभा, दूसरा है मंडन, तीसरा है सोम और चौथा है जगजीवन भट्ट। तो नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? कुंभा ने। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इस पुस्तक में राणा कुंभा ने चित्तौड़ के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र क्या था? मृदभांड यानी कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उन्हें कहा जाता है। पहला विकल्प है कालीबंगा, दूसरा है आहड़, तीसरा है बालाथल और चौथा है बागौर। तो लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था आहड़। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारंगपुर युद्ध किन राज्यों के मध्य हुआ? पहला विकल्प है मेवाड़ मालवा, दूसरा है मेवाड़ मारवाड़, तीसरा है गुजरात मारवाड़ और चौथा है मेवाड़ चंदेल। तो सारंगपुर युद्ध किन राज्यों के मध्य हुआ ये पूछा गया है, तो ये हुआ मेवाड़ और मालवा के मध्य। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो सारंगपुर का जो युद्ध था इसमें मेवाड़ के शासक थे राणा कुंभा और मालवा के शासक थे महमूद खिलजी, सुल्तान महमूद खिलजी। तो इन्हीं शासकों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है भरतपुर, दूसरा है भैंसरोडगढ़, तीसरा है गागरोन और चौथा है भटनेर। तो सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है।
तो ये स्थित है गागरोन में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। गागरोन के किले में स्थित है सूफी संत मीठे साहब की दरगाह। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की? पहला विकल्प है लालदास, दूसरा है जसनाथ, तीसरा है हरिदास और चौथा है नाथमुनि। तो जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जसनाथ ने। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जसनाती संप्रदाय एक जाट जाति संप्रदाय है, तो ये भी याद रखिएगा, जो मुख्य रूप से जोधपुर के बीकानेर संभागों में मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, राम गोपाल चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा है? पहला है नाथ द्वारा, दूसरा है अलवर, तीसरा है बूंदी और चौथा है बीकानेर। तो गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, राम गोपाल चित्रकारों का संबंध किस शैली से रहा है? अलवर से। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। नाथ द्वारा चित्र शैली जो है, इनके चित्रकार कौन कौन से हैं? नारायण चतुर्भुज, घासीराम, उदयराम, रेवाशंकर। और बूंदी चित्रकारी तो छतर सिंह और यशोदा। और बीकानेर चित्रकारी तो नाथू, मुराद, रामलाल, अलीराज, मुन्ना लाल, रुकनुद्दीन, उस्ता आमिर खान और मुकुंद। तो ये चित्रकार हैं, इनके नाम याद रखिएगा क्योंकि एक संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाली तीज मनाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये राजस्थान से संबंधित सभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। पहला विकल्प है श्रावण शुक्ल तृतीया, दूसरा है भाद्रपद शुक्ल तृतीया, तीसरा है श्रावण कृष्ण तृतीया और चौथा है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। तो हरियाली तीज का जो त्योहार है, ये श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा है। पहला है केसरीनाथ, दूसरा है रमेश चंद्र दत्त, तीसरा है कन्हैयालाल और चौथा है अवनींद्र नाथ। तो राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा है, किसने लिखा है? रमेश चंद्र दत्त ने। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये प्रसिद्ध बंगाली लेखक थे, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारबाग स्थित है। पहला विकल्प है बूंदी, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है बीकानेर और चौथा है अजमेर। तो चारबाग कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये छत्रविलास उद्यान के पास स्थित है। इसे एक कभी कभी सारबाग के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से रहा है? पहला है हाड़ौती प्रजामंडल, दूसरा है मारवाड़ प्रजामंडल, तीसरा है जयपुर प्रजामंडल और चौथा है बीकानेर प्रजामंडल। तो पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से रहा है? हाड़ौती प्रजामंडल से। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पंडित नैनूराम शर्मा ने हाड़ौती प्रजामंडल की निष्क्रियता के कारण 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी, तो ये भी याद रखिएगा। तो आज भी मैं 30 प्रश्न ही ले रही हूँ। आप लोग बताइएगा कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेकर आऊं तो आपका डाउट क्लियर कर सकूं, वो प्रश्न मैं दोबारा से ले सकूं और उस प्रश्न में जो आपको डाउट है उसको मैं क्लियर कर सकूं। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए। इसके अलावा एसएसटी के लिए, लेवल 2 एसएसटी के लिए एनसीईआरटी में पढ़ा रही हूँ। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिए। क्लास 6 से मैंने शुरुआत की है। जो एसएसटी की किताब है, क्लास 6 की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं वो बदल चुकी हैं, तो नई किताबों से मैं पढ़ा रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपका मन हो यदि तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।